मैं जसवंत वर्मा स्वराज्य आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म का स्वागत करता हूँ और इसके साथ साथ आपको 9 वर्ष की बहुत बहुत कामनाएं। तो आज जो है हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, वहाँ संबंधित है भारत की अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था संबंधित। भारत और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में ऐसे तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो भारत में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। उसी में जो है मैं एक ऐसी संस्था की बात कर रहा हूँ जिनकी स्थापना भारत राष्ट्रीय भारत के परिवर्तन के लिए स्थापित किया गया वो एक संस्थान, वैश्विक संस्थान है। आप जानते हैं उस संस्था का नाम सुने हैं, कई बार सुने हुए हैं, और वहां संस्था है कोई और नहीं बल्कि क्या है, नीति आयोग। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन आयोग, एक संस्था स्थापित की। हम इसकी बात करें, एग्जाम दृष्टिकोण में रख करके डिस्कस करने वाले हैं। और वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी जो है, छत्तीसगढ़ में भी वैसी थिंक टैंक के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग का गठन किया। तो इस प्रकार से आज जो है इस इस सेशन का जो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि मैं नीति आयोग की थोड़ी सी बैकग्राउंड, उनका गठन और उनके बेसिक उद्देश्य, वैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उनकी बैकग्राउंड और उनकी गठन और साथ में उनकी संरचना और साथ में उनके कुछ उद्देश्य, तो यही सब बातें आप मुझे डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले एक साथ मैं दोनों बातों को ले रहा हूं, ठीक है। दोनों साथ दोनों बातों का मतलब ये हुआ कि इस तरफ नीति आयोग है और दूसरी तरफ क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग। नीति आयोग का मतलब यहां हुआ भारत में जो नीति आयोग काम करता है, ठीक है। नीति आयोग जानते हैं, इनके बारे में बहुत बेसिक्स जानते हैं आप, उसमें बेसिक्स में पहले तो डिस्कस कर देता हूं मैं। तो सबसे पहले तो यही डिस्कस कर देते हैं इनमें कि इनका स्वरूप किस प्रकार की संस्था है, नेचर किस प्रकार की है। देखिए, प्रश्न अगर यहाँ पूछ दिया गया हमसे कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी संवैधानिक संस्था है और कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है, प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं ना। यदि प्रश्न अगर उसमें यहाँ दे दिया गया कि उसमें जैसे दे दिया कि वित्त आयोग दे दिया गया, ठीक है, अब उसमें नीति आयोग दे दिया गया, ठीक, समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। अब प्रश्न पूछ देगा उपयुक्त में से कौन जो है संवैधानिक संस्था है, कौन संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक। तो नीति आयोग जो है ये कोई संविधान के द्वारा स्थापित किया गया संस्था, मतलब ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। ना ही जो है इनकी स्थापना कोई विधि के द्वारा किया गया है, मतलब ये कोई विधिक संस्था भी नहीं, बल्कि ये एक्चुअल में मंत्रिमंडल, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसके एक प्रस्ताव के माध्यम, उसके प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया है। मतलब ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए कि भारत सरकार के एक आदेश के माध्यम से स्थापित किया गया ये संस्था है, संविधान में उल्लेख नहीं है, ये संवैधानिक संस्था। और वैसे भी बता दूं मैं, छत्तीसगढ़ राज्य जो नीति आयोग है उनका भी स्थिति लगभग ऐसा ही है। वहां भी कोई संवैधानिक संस्था नहीं, वहां भी कोई विधि के द्वारा इस संस्था को स्थापित किया गया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इनका भी स्थापना, इस छत्तीसगढ़ नीति आयोग की भी स्थापना जो है मंत्रिमंडल के एक फैसले से हुआ है। मतलब ये भारत राज्य सरकार की आदेश से स्थापित किया गया ये संस्था है। अब इसकी बैकग्राउंड, नीति आयोग की पृष्ठभूमि अगर आप देखें तो उस 1950 में स्थापित जो योजना आयोग था, नीति आयोग की पृष्ठभूमि में 1950 में जो स्थापित योजना आयोग था, वह योजना आयोग जो भारत में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना बनाता था, उन योजनाओं को हमने उन योजनाओं को हमने पंचवर्षीय स्वरूप दिया था, इसीलिए उन योजनाओं को पंचवर्षीय योजना कहते थे। 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 2012 तक, मार्च 2012 तक ने 12 पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किए। हालांकि कभी योजना अवकाश भी रहा, मगर भारत के सामाजिक आर्थिक विकास की जो रणनीतियां हैं इसी योजना आयोग के द्वारा निर्मित, उसकी अपनी एक अलग प्रकार की भूमिका था। मगर साथ में जो है
एक बहुत महत्वपूर्ण जो बातें हैं वह है, जैसे भारत के संविधान को समय के साथ बदलाव करने के लिए भारत के संविधान में भाग 20 में संविधान में संशोधन की व्यवस्था किया गया। अब हम उसके अनुरूप हमने अब तक संविधान में 106 बार हमने संशोधन कर रखे हैं, 106 बार हमने संशोधन कर रखे हैं। तो वैसे ही जो है समय के साथ बदलाव की आवश्यकता होती। 1950 की भारत की जो अर्थव्यवस्था और 2015 की भारत की अर्थव्यवस्था, 1950 की विश्व की स्थिति और 2015 की भारत की स्थिति। मैं 2015 को इसलिए लिया जा रहा हूं क्योंकि इस समय जो है नए भारत के लिए इनकी अपनी एक नई आकांक्षा हो, नई भारत के लिए, उस युवा भारत के लिए एक नई परिवर्तनकारी एक संस्था के रूप में भारत सरकार के द्वारा पुराने संस्था मीन्स तो योजना आयोग हुआ करता था उनके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडलीय आदेश के द्वारा एक नई आयोग जो भारत के लिए एक परिवर्तनकारी संस्था के रूप से नाम से जाना गया, तो कहते हैं नीति आयोग। इस प्रकार से इस नीति आयोग की जो पृष्ठभूमि है इसमें योजना आयोग है जिनका गठन 1 जनवरी 2015 को किया। वैसी छत्तीसगढ़ राज्य जो नीति आयोग है, वैसी छत्तीसगढ़ राज्य जो नीति आयोग है, इस छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग को पहले छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग कहा जाता था। तो अगर उनकी अगर सबसे पहले अगर बैकग्राउंड देखो, उनकी पृष्ठभूमि अगर देखो, सबसे प्रारंभ उनका छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हमें योजनाओं का निर्माण करना, उन योजनाओं को हमें लागू करना। इसीलिए जो है इन सब बातों को ध्यान में रख करके तत्कालीन राज्य सरकार के द्वारा 10 जनवरी 2001 को 10 जनवरी 2001 10 जनवरी 2001 की बात करूं, पहली जो बातें 10 जनवरी 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य योजना मंडल, छत्तीसगढ़ राज्य योजना मंडल, कभी कभी इनको कोई बोल्ड कह देते हैं, बोर्ड कह देते हैं। इस प्रकार से सबसे प्रारंभिक जो शुरुआत है छत्तीसगढ़ राज्य योजना मंडल के रूप में वर्ष 2001 में हुआ 10 जनवरी को। हालांकि जो है समय के साथ इसमें बदलाव किए गए। जुलाई 2010 में, दूसरा तिथि ले रहा हूं मैं, जुलाई 2010 में इस छत्तीसगढ़ राज्य योजना मंडल का नाम जो है राज्य योजना आयोग किया, राज्य योजना आयोग किया। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य योजना मंडल, अब उसके स्थान पर क्या स्थापित हुआ 2010 में राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग। तो अगर इनके साथ साथ इसी बीच 2014 में जो है उनके जो दायित्व थे उनका फिर से निर्धारण किया गया, मगर 2015 में जैसे इस तरह नीति आयोग का गठन किया गया था उसके अनुरूप राज्य में इस राज्य योजना आयोग है उनको भी बदलाव करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसी वजह से 7 जनवरी 2020 को 7 जनवरी 2020 को मैंने 3 डेट लिया है। एक 2001 की बात किया मैंने, फिर 2010 की बात किया, फिर 2020 की बात किया। 7 जनवरी 2020 को हालांकि अभी भी नाम जो है राज्य योजना आयोग ही रखा गया, राज्य योजना आयोग ही रखा गया, मगर इनके जो दायित्व और साथ इनकी जो संरचना था उन संरचना में थोड़ी सी बदलाव किया गया, पुनर्निर्धारण किया। और यही जो है मार्च 2024 में
मार्च 2024 में इस छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग एक नए नाम के साथ, मीन्स छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो नीति आयोग की अगर गठन किया जाए, उनकी स्थापना अगर किया देखा जाए, तो वहां मार्च 2024 की है, इनकी बुनियाद कहां रखी गई है, 10 जनवरी 2001 में। तो यहां तो हुआ कुछ बेसिक बातें योजना आयोग, नीति आयोग और साथ में छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग से संबंधित। अब इसमें मैं जो है आगे बढ़ जाता हूं, वहां है इनकी संगठनात्मक ढांचे की तरफ, इनके संगठनात्मक ढांचे के। अब इसमें जो है जैसे इसमें जो है मैंने दोनों को एक साथ मिले रखा हुआ है कि आसानी से समझ में आ जाए इस दृष्टिकोण से, कि इसमें जैसे कि जो नीति आयोग या फिर हमारे एग्जाम में जो पूछा जा सकता है उस संदर्भ में अगर सोचूं मैं इनको, एग्जाम में जो पूछा जा सकता है उस संदर्भ में अगर सोचूं मैं इनको, तो जैसे नीति आयोग, उनके गठन और उनकी संगठनात्मक ढांचा। जो प्रारंभिक परीक्षा में आजकल जो प्रश्न थोड़े से डिफिकल्ट पूछते हैं ना, जैसे कि पहले योजना आयोग के क्या उद्देश्य हुआ करते थे, उनका कौन सा कार्य हुआ करता था, तो वैसे ही आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें भी उस प्रकार की होती है। योजना आयोग की संरचना में कौन सम्मिलित होते हैं, कौन नहीं होते हैं, प्रश्न ऐसे आजकल पूछे जा सकते हैं। ये तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखें। थोड़ा सा मुझे मालूम है थोड़ा सा हैवी लेक्चर होता है इस प्रकार की बातें, चीजों को समझना, ठीक है। तो नीति आयोग के जो है उनके गठन में, मतलब नीति आयोग में, तो नीति आयोग का गठन एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इन चार संस्थाओं से होता है। एक्चुअल में ऐसा कह सकते हैं, चार संस्थाओं से होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। जैसे इसमें इसमें सबसे पहले तो जो है इस नीति आयोग में एक अध्यक्ष हो, उसमें एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्षता जो है पदेन रूप से प्रधानमंत्री होता है भारत के। एक पहले क्या हुआ, एक अध्यक्ष हुआ। उसके बाद इस नीति आयोग में वहां होता है इनका शाही परिषद। ये जो शाही परिषद है, ये शाही परिषद वैसा ही है जैसे कि 1952 में जो राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया था। योजना आयोग जो योजना बनाता था उसका अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता था। वहां भी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में थे, राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके सदस्य हुआ करते थे। तो वैसे ही जो है जब राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका जो है अब सीमित हो गया, तब उसके स्थान पर जो है शाही परिषद का गठन किया गया है। इस शाही परिषद में राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्र के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वहां उनके सदस्य योजना का निर्माण करने के बाद यहां पर उनको रखा जाता है, अनुमोदन करते हैं। उसके बाद तीसरी जो संस्था जो नीति आयोग के अंतर्गत की गई है, इसमें नीति आयोग के हिस्सा के रूप में किया गया है, वह है क्षेत्रीय परिषद। वहां जो है क्षेत्रीय परिषद जो है भारत के प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जो है आवश्यकता अनुसार गठित किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद का मतलब ये हुआ कि एक या एक से अधिक राज्य या फिर क्षेत्रीय स्तर पर जो राज्यों के जो समूह है वहां पर किसी प्रकार की विकासात्मक या किसी अन्य प्रकार की सुरक्षात्मक किसी प्रकार की उसमें कुछ चुनौतियां हैं, कुछ मामले हैं। उन मामलों के समाधान के लिए आवश्यकता अनुरूप क्षेत्रीय परिषद का गठन प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में करने का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से नीति आयोग में तीसरी संस्था के रूप में हुआ। उसके बाद ऐसे ही जो है इसमें चौथा विशेष आमंत्रित सदस्य, उनका एक समूह है जो अलग अलग क्षेत्र से होते हैं। कोई कृषि से संबंधित विशेषज्ञ है, कोई वित्त से संबंधित विशेषज्ञ है, कोई प्रशासन से संबंधित विशेषज्ञ है। तो इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञ, इन सबको मिलाकर के ये नीति आयोग का गठन होता है। मतलब नीति आयोग के गठन में एक्चुअल में कहा जाए कि चारों संस्था के रूप में काम करते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री एक संस्था के रूप में है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। गवर्निंग काउंसिल, उसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और साथ में
संघ राज्य क्षेत्र के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके सदस्य होते हैं। क्षेत्रीय परिषद जैसे बताया मैंने आवश्यकता अनुसार गठित किया जाता है इनका। विशेष आमंत्रित सदस्य भी विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। इस प्रकार से क्या हुआ, ये हो गया नीति आयोग का गठन। अब उसके जो संगठनात्मक ढांचा है नीति आयोग का, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इस प्रकार से तो प्रश्न जो है ऐसा अगर पूछा जाता है कि संगठनात्मक ढांचे में कौन कौन सम्मिलित होता है, तो इसको बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। जैसे कि पहले अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। दूसरा पदेन होता है, दूसरा उपाध्यक्ष, दूसरा कौन होता है इसमें, उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष का मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री के द्वारा जिनको मनोनीत किया गया, जैसे कि अभी वर्तमान में सुमन बेरी, ये उपाध्यक्ष है। इस उपाध्यक्ष की जो स्थिति होती है, इनका जो दर्जा होता है वह कैबिनेट मंत्री के रैंक होता है, कैबिनेट मंत्री का रैंक होता है ये उपाध्यक्ष। उसके बाद इसमें जो है तीसरा जो सदस्य के रूप में, तीसरा जो उसके ढांचे के हिस्से के रूप में वह है सदस्य है, पूर्णकालिक सदस्य है। पहले अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष, फिर पूर्णकालिक सदस्य। उसके बाद जो है इसमें अंशकालिक सदस्य है, दो जो है अंशकालिक सदस्य। और ये दो अंशकालिक सदस्य जो है विभिन्न अनुसंधान और शोध संस्थानों से, विश्वविद्यालयों से आते हैं, ऐसे दो पदेन सदस्य। इसके अलावा इसमें जो है 5 सदस्य, इसमें 4 सदस्य, इसमें 4 सदस्य जो है वो पदेन होते हैं और वहां 4 मंत्री होते हैं। कैबिनेट के 4 मंत्री होते हैं भारत सरकार के, जिनका मनोनयन, जिसमें इसमें मनोनीत जो करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार से इस नीति आयोग की जो संगठनात्मक ढांचा है उनमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में, प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति उपाध्यक्ष के रूप में, पूर्णकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य 2, पदेन सदस्य जो है 4 जो मंत्री होते हैं। इसके अलावा जो है इनमें सचिवालय जो है उनको सहयोग प्रदान करने के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इनकी नियुक्ति जो है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इनके साथ साथ आवश्यकता अनुरूप इनमें और अन्य सचिवालय के जो सचिव है, वित्त से संबंधित, कृषि से संबंधित, वहां भी जो है उनका हिस्सा होता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से क्या हुआ, ये नीति आयोग के जो संगठनात्मक ढांचा है उसमें यहाँ सम्मिलित होता है। वैसे ही जो है, वैसे ही इस तरफ जो छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग है, छत्तीसगढ़ राज्य जो नीति आयोग है उनकी संरचना में अध्यक्ष एक मुख्यमंत्री के रूप में होता, मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ से पदेन मुख्यमंत्री है वहां पदेन अध्यक्ष के रूप में होता है। उसके साथ साथ जो है इसमें दूसरा जो हिस्सा होता है वह है एक पूर्णकालिक उपाध्यक्ष। ये जो पूर्णकालिक उपाध्यक्ष होता है छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग का, उनका मनोनयन राज्य शासन के द्वारा, मतलब मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। अध्यक्ष के रूप में या तो स्वयं मुख्यमंत्री हो सकते हैं पदेन रूप में, या फिर जो है उनके द्वारा नामांकित कोई व्यक्ति भी हो सकता है। यहाँ पर यही थोड़ा डिफरेंस देखना है। यहाँ जो अध्यक्ष जो है केवल और केवल प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मगर छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो है नीति आयोग के अध्यक्ष पदेन मुख्यमंत्री तो है, मगर उनकी स्थान पर यदि मुख्यमंत्री के द्वारा किसी और को नामांकित किया जाता है तो वहां अध्यक्ष का पद धारण कर सकता है। इसके साथ साथ पूर्णकालिक उपाध्यक्ष, जैसे बताया मैंने, वहां भी जो है राज्य शासन के द्वारा इनको मनोनीत किया जाता है। तीसरा जो हिस्सा होता है छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग का, वहां होता है पदेन सदस्यों का, वहां होता है पदेन सदस्यों का। जैसे कि यहाँ पर ही पदेन सदस्य थे, तो इसमें पदेन सदस्यों में कितने, 4 सदस्य, 4 छत्तीसगढ़ राज्य के जो मंत्री परिषद है उनमें से 4 मंत्री, इनका मनोनयन जो है मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, पदेन सदस्य, पहले अध्यक्ष बताया मैंने, फिर उपाध्यक्ष बताया, फिर क्या है पदेन सदस्य 4, उसके बाद पूर्णकालिक सदस्य, उसके बाद एक पूर्णकालिक सदस्य होता है, वहां भी राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है। उसके बाद जो है एक और 3 सदस्यों का एक समूह होता है जो अशासकीय है,
ये अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। जैसे कि इसके पहले जो है मैंने बताया कि पहले अध्यक्ष है, फिर उपाध्यक्ष है, फिर पदेन सदस्य है। 4 मंत्री परिषद से इसमें सम्मिलित होते हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा मनोनयन किया जाता है। उसके बाद जो है पूर्णकालिक सदस्य है, ये शोध संस्थान अनुसंधानों से होता है। ठीक है, वैसे जो है अशासकीय सदस्य जिनकी संख्या कितनी है, 3 है। ये अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। इसके अलावा ये अंशकालीन सदस्य है, इसमें 2 अंशकालीन सदस्य है। ये अलग अलग विश्वविद्यालयों से, शोध संस्थाओं से इनको राज्य सरकार के द्वारा, राज्य शासन के द्वारा इनको मनोनीत किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से अगर देखें तो उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदेन सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य, अशासकीय सदस्य, अंशकालीन सदस्य और स्थायी आमंत्रित सदस्य। स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में इसमें मुख्य सचिव होता है और साथ में विभागीय सचिव, कुछ जो महत्वपूर्ण विभाग है उनके। और इसके अलावा जो है आवश्यकता अनुसार जो है अलग अलग और सचिवों की आवश्यकता इसमें होती है, उनकी पदस्थापना कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, नीति आयोग का गठन और उनके संगठनात्मक ढांचा और वैसी छत्तीसगढ़ नीति आयोग की जो संरचना है उनकी बातें हुई। अब जो है वहां जो है इसमें दूसरा जो हिस्सा है, वहां जो है नीति आयोग का उद्देश्य, नीति आयोग का उद्देश्य और वैसे जो है छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग का उद्देश्य, नीति आयोग का उद्देश्य और वैसे जो है छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग का उद्देश्य। तो नीति आयोग का सबसे पहले मैं जो यहाँ डिस्कस कर रहा हूं वहां जो संबंधित है किससे, नीति आयोग के उद्देश्य से। एग्जाम में जो है स्टेटमेंट में दिए जाते हैं वो सिर्फ यही स्टेटमेंट लिखे रहेंगे, यही स्टेटमेंट लिखे रहेंगे। उपरोक्त में से कौन सा जो है नीति आयोग के उद्देश्यों में सम्मिलित है और कौन सा, इसको थोड़ा सा अगर समझ करके अगर हम पढ़ लें तो ये अभी ही याद हो जाएगा आपको। कैसे, सबसे पहला जो उनका उद्देश्य है वह यह है कि राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप, इस राष्ट्र के जो उद्देश्य है उनके अनुरूप यहाँ राष्ट्र केंद्र के लिए कि भारत की सरकार के लिए और साथ में राज्यों की सरकार के लिए यह राष्ट्रीय एजेंडा का निर्माण। पहला इनका जो मुख्य कार्य है वह क्या है, पहला इनका जो मुख्य कार्य है राष्ट्रीय एजेंडे का निर्माण का। राष्ट्रीय एजेंडा का मतलब यह है कि इस भारत राष्ट्र के रूप में किस प्रकार से विकास करेगा, वो रणनीति किस प्रकार की होगी, वो कार्यनीति किस प्रकार की होगी, उनके लिए वहां एजेंडा तैयार करेगा राष्ट्रीय नीति आयोग और सुझाव देगा। दूसरा जो है नीति आयोग का जो बहुत महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है कि भारत में सशक्त संघ के निर्माण के लिए, एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए राज्यों का सशक्त होना बेहद महत्वपूर्ण। इसी वजह से स्वाभाविक है जब राष्ट्रीय स्तर के हमारे लक्ष्य है तो हमें ये केंद्र की जो सरकार है, राज्य की जो सरकार है, आपस में मिल करके सहयोग करके हम जो राष्ट्रीय जो लक्ष्य है उनका प्राप्त करने के लिए हम सहयोगी एक वातावरण तैयार करें। हम सहकारी तरीके से, सहयोगात्मक तरीके से हम विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाएं। इसीलिए इसीलिए इसका जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो उद्देश्य रखा गया है कि कैसे सहयोगपूर्ण तरीके से राज्यों और राज्यों के बीच में, राज्य और केंद्र के बीच में सहयोगपूर्ण तरीके से संघवाद को कैसे बढ़ावा दे, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना इनका दूसरा लक्ष्य। दूसरा, तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह है कि गांव से लेकर के केंद्र तक, गांव से लेकर के केंद्र तक, गांव से मतलब बॉटम टू टॉप की बात कर रहा हूं मैं, बॉटम टू टॉप योजनाओं के निर्माण के लिए एक तंत्र विकसित करने का वो सलाह दे। तो इस प्रकार से योजनाओं का निर्माण पहले जो है वो बॉटम टॉप टू बॉटम किया जाता था, पर अब उनकी दिशा को बदला गया। केंद्रीकरण
की प्रक्रिया को बहुत आगे बढ़ाने की बातें इसमें निहित है। तो यही उनका उद्देश्य है कि ग्राम से केंद्र तक एक विश्वसनीय योजना का निर्माण के लिए वहां तंत्र विकसित करे। यहाँ तीसरा उद्देश्य हो। चौथा जो उद्देश्य है वह है आर्थिक कार्य नीति, मतलब हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज या जो अन्य जो नीति होती हैं, जो पॉलिसीज होते हैं, उनके साथ सुरक्षा की जो नीति है कैसे उनको और उनको जो है सम्मिलित करे। मतलब भारत की आर्थिक नीति में साथ साथ उतना ही इंपॉर्टेंट जो है हिस्सा है वह है भारत की सुरक्षा। इसीलिए इसीलिए आर्थिक जो नीति है, हमारी आर्थिक जो कार्यनीति है, उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की जो नीति है उनको कैसे हिस्सा बनाया जाए के लिए सुझाव देना। चार उद्देश्य। वैसे ही जो है पांचवा उद्देश्य, यहाँ जो नीति आयोग है, यहाँ भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उन परिवर्तनों को जो है अंजाम देने के लिए, भारत की जनता की जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए एक रणनीतिक और दीर्घावधिक नीति बना, नीति को जो है नीति बनाने के लिए, और साथ में जो है जो उनका जो क्रियान्वयन जो किया जाता है अलग अलग कार्यक्रमों का, उनका ठीक प्रकार से मूल्यांकन भी करना। तो इस प्रकार से भारत के रणनीतिक और दीर्घावधिक विकास के लिए जो नीति की आवश्यकता जिस प्रकार की है उनको, वैसे ही जो है इसमें छठवां जो उद्देश्य है वह यह है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर में भारत के लिए भारत के लिए ये नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में काम करे, यहाँ अलग अलग विषयों के सोचने वाले जो एक संस्था के रूप में काम करे, अलग अलग विषयों के रूप में संस्था के रूप में काम करे। यहाँ ऐसी जो है ये भारत में ज्ञान और नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है, इन सब पर वहां काम करे। इनके साथ साथ आधुनिक कला संसाधन के रूप में नई तकनीक, नवाचार, नए शोध, इन सबको बढ़ावा देना। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो नीति आयोग के इस प्रकार के उद्देश्य है। इसमें सभी उद्देश्य तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर फिर भी एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर इनको बहुत थोड़ी बातें भी अगर ध्यान में रख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आवश्यक संसाधनों की पहचान करना, भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जो संसाधन की जो आवश्यकता होती है और साथ में उनको और कैसे बढ़ाया जा सकते हैं, योजनाओं को जो लागू किया गया है उन योजनाओं को कैसे ठीक प्रकार से मूल्यांकन करके उनकी निगरानी किया जा सकता है जिससे उनको ठीक प्रकार से उद्देश्य प्राप्त किए जा सके। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि नीति आयोग के कुछ बुनियादी उद्देश्य है। बहुत सी बातें हैं मगर मैं कुछ प्रमुख बातों को डिस्कस कर पा रहा हूं मैं, ठीक है। मगर इसके बाद दूसरी जो संस्था जैसे मैंने बताया वहां क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य का नीति आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग। अब छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग स्वाभाविक इनका भी उद्देश्य किसके लिए है, ये छत्तीसगढ़ राज्य की नीति निर्माण से संबंधित। इनमें जो है जैसे जो है बताया मैंने कि इस छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उनके उद्देश्य को अगर थोड़ा सा समझ लेंगे तो आसानी से याद रह जाएंगे। जैसे पहले बातें हैं कि छत्तीसगढ़ में कितनी मात्रा में संसाधन है, उनका वास्तविक रूप में मूल्यांकन करना। तो भी संसाधन अगर पता होंगे कि कौन से हमारे पास में है तभी हम विकास की रणनीति बना सकते हैं ना। तो उनका मूल्यांकन करना और साथ में जो है उस संसाधन का हम कैसे बेहतर प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं अपने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, संतुलित विकास के लिए उन संसाधनों का हम किस प्रकार से प्रयोग करें उनके लिए। इनके साथ साथ जो है छत्तीसगढ़ में जो है जो अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं जो अलग अलग विभागों के द्वारा बनाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, चाहे वह कृषि विकास से संबंधित हो चाहे वह ग्रामीण विकास से संबंधित हो, उन योजनाओं के निर्माण के लिए राज्य सरकार को उन विभागों को सलाह देना। तो पहले मैंने क्या बताया, संसाधनों का मूल्यांकन करना, संसाधनों की पहचान करना, उनका मूल्यांकन करना
और उन संसाधनों को कैसे बेहतर प्रकार से उपयोग किया जा सकता है उनके लिए सुझाव देना। फिर मैंने बताया कि योजनाओं का निर्माण करना, योजना निर्माण के लिए अलग अलग विभागों को वह सलाह देना। वैसी जो है विकेंद्रीकृत योजनाएं, जो केंद्रीकृत योजना का निर्माण मतलब ये है, हम बॉटम टू टॉप की बात कर रहे हैं। ग्राम पंचायतों को सशक्त करना जिससे वहां ग्रामीणों की विकास के लिए योजना बना। किस प्रकार से, किस प्रकार से विकेंद्रीकृत योजना का निर्माण किया जा सकता है, इनके लिए सुझाव। ऐसे ही जो है राज्य शासन की, राज्य शासन की जो अलग अलग जो योजनाएं होती है, जो कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों को बेहतर प्रकार से कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है, उनका जो क्रियान्वयन किया गया है उनका सही प्रकार से मूल्यांकन किस प्रकार से किया जा सकता है, इन सब के बारे में जो है सुझाव देना। इनके साथ साथ जो है छत्तीसगढ़ में जो अलग अलग सेक्टर्स है, कृषि है, वित्त का क्षेत्र है, शासन से संबंधित है, पर्यटन से संबंधित है, उन अलग अलग क्षेत्र में विकास के लिए किस प्रकार की रणनीति बनाए जा सकते हैं, उन पर सुझाव दें। इनके साथ साथ जो है छत्तीसगढ़ में नवाचारों को, इनोवेशन को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, तकनीक का प्रयोग करके, तकनीक का प्रयोग करके सुशासन को किस प्रकार से बढ़ावा दे, प्रशासन को किस, सुशासन जो लक्ष्य है हम उनको किस प्रकार से प्राप्त करें। तो इस प्रकार से जो है राज्य में जो नीति आयोग एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यहाँ, तो यहाँ राज्य में जो विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत सुझाव राज्य सरकार को देता है, नीतिगत सुझाव जो है वह राज्य सरकार को देता है। तो इस प्रकार से इस सेशन में मैंने दो प्रमुख संस्थाएं, मालूम है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है इन तथ्यों को याद रखना, मगर हाँ आप इनको जरूर तैयार करके जाइए, आप इनको जरूर तैयार करके जाइए, क्योंकि यहां से प्रश्न बनाए जाने की संभावनाएं बनती है। एक दो तीन बार तो प्रश्न पूछे हैं अलग अलग टॉपिक से, जैसे कि राष्ट्रीय विकास परिषद से पूछ जाए, परियोजना से काफी प्रश्न पूछे जाते थे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण कुछ विषय मुझे डिस्कस करना था। और ऐसे जो है आगे जो है, जो इस तरह कुछ बड़े जो सेक्शन है जहां से प्रश्न अगर बनाए गए मान लो धोखे से, तो कुछ बातें तो समझ में आने चाहिए। ठीक है, बाकी बातें करेंगे हम अगले सेशन। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू बच्चों।